चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज थर्ड चैप्टर 12 का। हम लोग 2 चैप्टर यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते, मेरा नाम है ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं द ट्रैजेक्टरी ऑफ फिज़िक्स। तो बात अगर करें थर्ड चैप्टर की, एनसीईआरटी के हिसाब से थर्ड चैप्टर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी? देखिए, अगर हम बात करें पिछले 2 चैप्टर्स की, तो पिछले 2 चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? हम लोगों ने डिस्कस किया है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पर चार्जेस एट रेस्ट को हम लोग पढ़ते हैं, या सीधे सीधे बोले तो स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज मूव नहीं कर रहे थे, चार्ज एक जगह पर स्टेशनरी थे, रुके हुए थे। तो बेसिकली ये रुका हुआ चार्ज कहाँ होता है? इंसुलेटर्स में होता है। तो बेसिकली 2 चैप्टर्स में हम लोग सिर्फ इंसुलेटर की बात किया था। थर्ड चैप्टर से हम लोग आएंगे कंडक्टर्स पर। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो चार्ज को फ्लो करने देते हैं, अपने अंदर में से चार्ज को फ्लो करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो थर्ड चैप्टर में हम लोग सिर्फ बात करेंगे कंडक्टर्स की और करंट की। करंट क्या होता है? तो अगर देखा जाए मैंने कहा कि कंडक्टर में चार्ज फ्लो करते हैं, और कहीं भी चार्ज अगर फ्लो करेंगे तो एक वर्ड ज़रूर आएगा, वो आएगा करंट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होनी चाहिए? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज, या वी डील अबाउट द चार्जेस इन मोशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट द चार्जेस एट मोशन, या फिर इसको डायनेमिक चार्ज भी कहते हैं। रुके हुए चार्ज को स्टैटिक चार्ज, तो इस चलते हुए चार्ज को डायनेमिक चार्ज। तो जहाँ पर हम लोग डायनेमिक चार्ज के बारे में बात करेंगे उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहली बात करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगी, व्हाट इज़ करंट? करंट क्या होता है? तो अगर करंट का डेफिनेशन देखा जाए तो सिंपल सा डेफिनेशन 10th में भी पढ़ा था, सेम है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां पर एक वर्ड आएगा। कौन सा वर्ड आएगा? करंट आएगा। तो अगर इसको डिनोट किया जाए तो इट इज डिनोटेड बाय क्या? आई। इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है? सी से डिनोट नहीं करते, आई से करते, याद रखिएगा। तो अगर इसी हिसाब से आई को देखा जाए तो छोटा सा करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। रेट का मतलब तो यही होता है ना, रेट का मतलब होता है रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है? तो छोटा सा करंट की बात करें तो डी क्यू बाई डी टी। अगर इसी को बड़े फॉर्म में लिखा जाए तो बड़े फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन चार्ज बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन चार्ज बाई चेंज इन टाइम। और अगर इसका एसआई यूनिट देखा जाए तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम और ये होता है सेकंड। तो एसआई यूनिट आपका हिसाब से होना चाहिए कूलम पर सेकंड, लेकिन कूलम पर सेकंड यूज़ ना करके हम लोग यूज़ करते हैं एम्पियर। क्या यूज़ करते हैं? एम्पियर। एम्पियर आपको इस तरीके से मिल जाएगा, AMP लिखा हुआ किसी बुक में मिल जाएगा, या कैपिटल A के फॉर्म में भी मिल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एम्पियर। एम्पियर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हीं का रिस्पेक्ट देते हुए करंट के एसआई यूनिट को एम्पियर रखा गया है, ना कि चार्ज बाई टाइम, ठीक है? तो यहाँ बात हो गई व्हाट इज़ करंट। अब इस इंट्रोडक्शन क्लास में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। जैसे एक चीज़ और है कि करंट फ्लो कैसे करता है। हमने कह दिया कि चार्ज फ्लो करेगा तो वहाँ पे करंट आएगा, ठीक है? करंट कैसे आएगा? इस चीज़ को भी 10th में पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को आपने क्या किया? तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो करंट हमेशा होता है उसके अपोजिट, ये याद रखिएगा। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट।
कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट का मतलब ये हो गया कि आपको मोटा मोटी ये दिमाग में हमेशा रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, आपको मान के चलना, आप हमेशा अपने दिमाग में ये बात बैठा के रखनी है कि जिस भी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन्स जाएगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट जाएगा। अब मान लेते हैं एक छोटा सा चीज़ कि अगर आपने दो स्फीयर लिया, कैपिटल ए और स्मॉल ए, इस कैपिटल बी, ठीक है, दो स्फीयर्स लिए, दोनों में चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए एक में ज़्यादा चार्ज है, एक में कम चार्ज है। ठीक है, अगर इसमें ज़्यादा चार्ज है तो इसकी पोटेंशियल हाई होगी, इसमें कम चार्ज है तो इसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो ए वाले में चार्ज ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा, तो इसको कह देंगे एट हायर पोटेंशियल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एट लोअर पोटेंशियल। तो एक काम करते हैं, हम इसको पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, और नेगेटिव है इसका ये मतलब हो गया कि इसकी पोटेंशियल कम है। और दोनों स्फीयर्स को हम क्या कर रहे हैं कि एक वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। एक वायर से क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर दिया। वायर इज मेड अप ऑफ कंडक्टर, कॉपर का होगा, एल्युमिनियम का होगा, कंडक्टर से। और कंडक्टर में क्या होता है? तो चार्ज फ्लो करते हैं, चार्ज जाएंगे। अब ये अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि इस तरीके से आएंगे ऐसे, क्योंकि ये तो अलाउ कर रहा है ना चार्ज को फ्लो करने का। इलेक्ट्रॉन्स यहां से आएंगे यहां। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ रहे हैं, मैंने क्या बोला? करंट कहां जाएगा? यहां से यहां। करंट कहां जाएगा? ए से लेके बी तक। ठीक है, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम बी टू ए। तो करंट कहां आएगा? फ्रॉम ए टू बी। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली आपको कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हुआ करंट का। इस चीज को नोट में जरूर लिखिएगा याद रखने के लिए। तो करंट क्या हुआ? अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, ऐसा यूनिट समझ में आ गया। डिनोट किससे करेंगे समझ में आ गया। फ्लो कहां से कहां करेंगे वो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चलिए, तो यहां से एक और बात आती है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आंसर होगा करंट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात यहां पर एक जगह आके फंस गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि करंट का एक डायरेक्शन होगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करेगा। तो अगर इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसके पास एक डायरेक्शन भी है, तो हाउ इट कैन बी अ स्केलर क्वांटिटी? इसका आंसर ये होगा कि ठीक है, अच्छी बात है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लॉ को फॉलो नहीं करता। वो इम्पॉर्टेंट लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो बाकी सारे वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो करते हैं। मतलब कि करंट को जोड़ने के लिए आपको ट्रायंगल लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ है, इस वायर से 10 एम्पियर का करंट आया, इस वायर से 20 एम्पियर का करंट आया, तो इस वायर में करंट कितना फ्लो करेगा? उस केस में आपको ये एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल बोल सकते हैं ये 10 है, ये 20 है, तो यहाँ 30 एम्पियर करंट आएगा। आपको दो करंट्स को जोड़ने के लिए कभी भी वेक्टर एडिशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अलजेब्रा से आप आराम से जोड़ सकते हैं किसी भी 2, 3 या 4 करंट को। दैट इज़ वाई करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। चलो,
अब अगर करंट के बारे में ही आगे बात किया जाए तो मैंने कहा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट जाएगा। चलिए अच्छी बात है। तो इस हिसाब से अगर एक मेटल रॉड है मेरे पास, ये एक मेटल का रॉड है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इस मेटल रॉड से अगर हम एक बल्ब को लगा दें तो उस बल्ब को जलना चाहिए, बल्ब ऑन हो जाना चाहिए अपने आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। जैसे ही वायर लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे जाना स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे तो आपके पास करंट भी आ जाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसा क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी हैं उस मेटल के पास, तो वो जाना स्टार्ट भी कर देंगे। चलिए, इसका आंसर ये है कि ठीक है, आपने मेटल को लगा दिया, लेकिन उस मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं। इतना इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रैवल नहीं करवा सकता कि करंट को फ्लो करवा दे। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को एक और चीज़ वहाँ ऐड करनी होती है जिसको कहते हैं बैटरी। व्हाट इज़ अ बैटरी या व्हाट इज़ अ सेल? देखा होगा ना, बचपन से देखते आ रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड बैटरी, दिस इज कॉल्ड सेल एंड दिस इज कॉल्ड बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारा सेल, जानते हो। तो हम लोगों को करंट फ्लो करवाने के लिए इसकी या इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्या करता है ये क्या करता है? ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उस रॉड में, उस इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी घटने नहीं देता। ये कॉन्स्टेंटली सप्लाई करता है और भी इलेक्ट्रॉन्स को, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको मेंटेन करके चलता है। एक एग्जांपल से इसको समझाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक टब है वाटर का, ठीक है, पानी का टब है आपके पास, और आप उस टब से क्या कर रहे हैं? एक दूसरे टब को भर रहे हैं। ये मान लीजिए आपका एक टब है, ठीक है, यहाँ एक पाइप लगी हुई है और इस पाइप के द्वारा आप यहाँ पर एक और टब है, इस टब को भर रहे हैं, ठीक है। इस पाइप में पानी भरा है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पानी यहाँ से फ्लो करेगा और पानी आके इस टब में गिरेगा, है ना? क्यों गिरेगा? दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। ये ऊपर है, ये नीचे है, इसमें होगा, ये गिरेगा पानी। कब तक गिरेगा? ये तभी तक गिरेगा जब तक पानी का लेवल यहाँ ना पहुँच जाए। जैसे ही इस पाइप से लेवल कम पहुँचेगा, वाटर विल स्टॉप फ्लोइंग, वाटर यहाँ से गिरना यहाँ बंद हो जाएगा। सेम यही चीज़ होता है अगर आप सिंपल एक बल्ब में वायर फिट कर दिया, एक मेटल का रॉड लगा दिया, उसके पास उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं जो करंट को लगातार फ्लो करवाते रहें। उस बल्ब को जलाने रखने के लिए आपको लगातार करंट को फ्लो करवाना पड़ेगा। तो अब क्या किया जाए? तो करने का तरीका ये है कि यहाँ से एक पाइप कनेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक पंप लगा दीजिए। पंप देखा है ना, वो मोटर जो घर में मोटर लगा है ना, उस मोटर की बात कर रहे हैं। यहाँ से एक पाइप लीजिए, इस मोटर में लगा दिया, और मोटर से भी एक पाइप लीजिए जो यहाँ आके गिरा दिया ऐसे। अब क्या हो रहा है? जैसे इस मोटर को आप ऑन करेंगे, पानी यहाँ से ऐसे आएगा, इससे होता हुआ पानी इसमें गिरना स्टार्ट। सोचिए, क्या इस टब में कभी पानी खत्म होगा? इस टब में कभी पानी खत्म नहीं होगा। और अगर इस टब में पानी खत्म नहीं हो रहा है तो यहाँ से जो पानी आ रहा है वो कॉन्स्टेंटली हमेशा के लिए गिरता रहेगा। हाँ, जब तक आपका मोटर ख़राब नहीं हो जाता तब तक। आपका मोटर ख़राब हो गया, ये बंद हो जाएगा। तो अगर इस टब को आपको कंटिन्यूसली भरते रहना है, यहाँ से पानी हमेशा के लिए आना चाहिए, तो आपको एक पंप लगाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ।
सेम यही काम करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में भी। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं कि आपके पास एक बल्ब है, आप क्या करते हैं, आप यहां पर एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है, एक बैटरी लगा दिया। इस बैटरी का क्या काम है? इस बैटरी का ये काम है कि इस सर्किट में लगातार इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई देता रहे। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो आप ये जानते हैं कि डैनियल सेल और विक्टोरियल सेल कैसे काम करता है, डैनियल सेल और वोल्टाइक सेल कैसे काम करता है। वो कॉन्स्टेंटली उसमें करंट फ्लो करवाता रहता है, चार्ज प्रोड्यूस करता रहता है। तो वही चार्ज यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और चार्ज का कंटिन्यूअसली सप्लाई होता जा रहा है। कभी भी आपके इस बल्ब का दो पोटेंशियल A और B, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी कम नहीं होने देगा। जितना पोटेंशियल इस बैटरी का है, मान लीजिए इस बैटरी का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, मतलब यहाँ और यहाँ का डिफरेंस है 20 वोल्ट। यहाँ पॉइंट का पोटेंशियल 20 और यहाँ का 0 वोल्ट हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। तो ये 20 वोल्ट हमेशा यहाँ मेंटेन रहेगा, ये 20 और ये 0 हमेशा मेंटेन रहेगा, कॉन्स्टेंटली सप्लाई करता रहेगा चार्ज का या इलेक्ट्रॉन्स का। और वो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली घूमते रहेंगे इस सर्किट में, जिसके वजह से आपका करंट हमेशा फ्लो करता रहेगा और बल्ब हमेशा ग्लो करता रहेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। करंट के फ्लो होने में कुछ इस तरीके से काम किया जाता है। अब यहाँ पर एक और बात आई, इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं हम लोग EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अभी फिलहाल यही समझिए, ये एक्चुअली में डिफरेंट होता है, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF अलग होता है, जो कि इसी चैप्टर में आगे में क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना मान के चलिए कि जो बैटरी का वोल्टेज होता है या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को EMF कह देते हैं। ये 3 और 4 लेक्चर के बाद आपको डिफरेंस एक्चुअली में समझ में आएगा। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर इस बैटरी से चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो चार्ज में से क्या होगा, बैटरी में से चार्ज जो होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो लाइक दिस। तो करंट कैसे जाएगा? करंट ऐसे जाएगा। तो अगर सोचिए कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और करंट कैसे मूव कर रहा है? करंट कुछ ऐसे मूव कर रहा है, काला वाला लाइन जो है वो करंट का है, ठीक है। करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो हम इतना मान सकते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, हम मान सकते हैं, मानने में क्या जा रहा है। तो जो काली वाली लाइन है, मान के चलिए कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। तो EMF क्या हुआ? EMF का डिफिनेशन होगा द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू फ्लो a unit positive charge, a unit positive charge in the circuit। तो सर्किट में अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपने सप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड EMF। एक सर्किल अगर कंप्लीट हुआ तब दैट इज कॉल्ड EMF। जितनी एनर्जी लगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड EMF। अब यहाँ से अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि EMF इज इक्वल टू एनर्जी बाई चार्ज। एनर्जी बाई चार्ज
एंड व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये हम सबको जानते हैं। तो ईएमएफ का डेफिनेशन हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ईएमएफ का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, ये याद रखिएगा। जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। तो यहां से क्या समझा आपने? आपने समझा कि करंट को लगातार फ्लो करवाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक ईएमएफ का सोर्स होना चाहिए। उस ईएमएफ को सोर्स को नाम देते हैं बैटरी, ठीक है। और उस बैटरी में ईएमएफ होता है, वो ईएमएफ क्या होता है? तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप सर्किट में फ्लो करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ दैट पार्टिकुलर बैटरी। और मैथमेटिकली आइएगा तो ईएमएफ बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज। तो ये था इंट्रोडक्शन पूरे करंट का, व्हाट इज करंट। अब बात स्टार्ट करते हैं, जो मेन टॉपिक आपको पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो होगा ओम्स लॉ। चलिए तो अब देखते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली ये पढ़ चुके हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़े हो ना, नहीं 10th क्लास में पढ़े हो, खैर 10th क्लास में बच्चे ही तो थे। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ बेसिकली रिलेशन बताता है आपको करंट और वोल्टेज में, ठीक है। ओम्स लॉ आपको रिलेशन बताता है करंट और वोल्टेज में। ओम्स लॉ को हिसाब से ये कहा गया है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ के अराउंड, किसी भी चीज़ में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा करंट वहाँ पर आएगा। अब करंट जो डेवलप करेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जो करंट डेवलप करेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का है। द करंट flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference applied। मतलब कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है उसी हिसाब से करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हाई है तो करंट भी हाई होगा। तो अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के हुआ, यहाँ से अगर ये साइन हटाया जाए तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज कॉल्ड R। इस R को भी आप जानते हैं, इस R का नाम होता है रेसिस्टेंस। R का नाम क्या होता है? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हिंदी में बात करें तो रेसिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिसके द्वारा वो चार्ज के फ्लो को रोकता है, चार्ज के फ्लो को रोकता है। अब इस चीज़ को समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, रोड पे आप चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, राइट। आप रोड पे चल रहे हैं, आपको छोटा छोटा स्पीड ब्रेकर आएगा, उस वक्त क्या करना पड़ेगा? बाइक की स्पीड कम करनी पड़ेगी। बाइक की स्पीड कम कीजिएगा तभी उस स्पीड ब्रेकर को आराम से पास कर सकते हैं। तो रेसिस्टेंस क्या हुआ? रेसिस्टेंस आर कॉल्ड स्पीड ब्रेकर्स, वो स्पीड ब्रेकर्स है, ठीक है। अब अगर कंडक्टर की बात करें तो स्पीड ब्रेकर्स छोटे छोटे, करंट रुकेगा तो, लेकिन इतना भी नहीं रुकेगा कि हमेशा के लिए रुक जाए, वो फ्लो कर जाएगा। यही बात अगर इंसुलेटर में हम करें तो इंसुलेटर में क्या होता है? रेसिस्टेंस आर वेरी हाई, रेसिस्टेंसेज आर वेरी हाई। तो रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि करंट फ्लो कर ही नहीं पाता, स्टॉप हो जाता है। जैसे आप बाइक पे गए और डेड एंड आ गया, रोड पे जा रहे हैं, रोड पे डेड एंड है, दीवार खड़ी है, स्पीड ब्रेकर रहता तो चलो चल जाते, लेकिन दीवार है तो कहाँ से जाओगे? बाइक नहीं पार कर सकता। तो
व्हाट आर रेसिस्टेंसेस? तो रेसिस्टेंस का अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो इसको ऐसे कह सकते हो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस या मटेरियल, जो लिखना है लिख देना, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस, अपोज करता है, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रोकने वाली एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है रेसिस्टेंस। और इसका एक अलग से एसआई यूनिट भी तो होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट इसका होता है ओम, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लें तो ज़रा देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। यहाँ से अगर हम आए तो R इज इक्वल टू V बाई आई, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वहाँ पे कैपेसिटर पढ़ा था, याद कीजिए सेकंड चैप्टर, तो कैपेसिटर भी कुछ इस तरीके से ही था। Q बराबर CV था, ये कैपेसिटेंस था, C बराबर Q बाई वी। C बराबर Q बाई वी ज़रूर होता है, लेकिन ना इस पे डिपेंड करता है ना इस पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। हम कहा था आपसे ये कांस्टेंट वैल्यू, ये डिपेंड ना ही इस पे करेगा ना ही इस पे करेगा। हाँ, लेकिन एक बात है, फॉर अ पार्टिकुलर वोल्टेज एंड अ पार्टिकुलर चार्ज द कैपेसिटेंस विल बी अ कांस्टेंट। एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए इसके पार्टिकुलर वैल्यू के लिए C की वैल्यू सेम होती है। हाँ, लेकिन इसको बढ़ाने से C बढ़ेगा नहीं, या वोल्टेज को बढ़ाने से C घटेगा नहीं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। आपका रेसिस्टेंस ठीक है कि वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है, ये दिख रहा है कि डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब ये कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ा देंगे या करंट को बढ़ा देंगे, वोल्टेज को घटा देंगे या करंट को घटा देंगे, आपके रेसिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। आपके रेसिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। अगर ये एक कंडक्टर है, इसके पास कुछ रेसिस्टेंस है, तो वो रेसिस्टेंस उतना ही रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें वोल्टेज आपने अप्लाई किया, मान लीजिए 200, आपने वोल्टेज अप्लाई किया 200, और उस 200 के वजह से जो करंट डेवलप हो रहा है वो मान लीजिए है 20 एम्पियर का। तो आप निकाल सकते हैं, 200 बाई 20 कर दीजिएगा, आपको 10 आ जाएगा, वो 10 ओम क्या हो गया? रेसिस्टेंस। अब इसी में 200 की जगह 400 अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा, 20 से 40 हो जाएगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट रखना है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। हाँ, ये अलग बात है कि V बाई आई करेंगे तो R मिल जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज पर और करंट पे डिपेंड नहीं करता। एक की वैल्यू बढ़ा दीजिएगा, दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा, इसको कांस्टेंट रखने के लिए। तो अगर यहाँ से ओम्स लॉ को ग्राफिकली देखा जाए तो ओम्स लॉ का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये याद रखिएगा। यहाँ V मान लीजिए, यहाँ I मान लीजिए, दिस विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा की स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ओम्स लॉ समझ में आ गया। ओम्स लॉ क्या है? आप पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पोटेंशियल की वजह से करंट पैदा होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, और पोटेंशियल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं। अगर रेसिस्टेंस आपका डिपेंड नहीं करता है वोल्टेज पर और करंट पर, तो आखिर रेसिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? तो अगर आपका रेसिस्टेंस पोटेंशियल पर और करंट पे डिपेंड नहीं करता, तो आखिर डिपेंड करता किस पे है? तो टॉपिक अगर लिख रहे हैं आप लोग तो टॉपिक लिख दीजिएगा, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा ये? तो पहली चीज जो है वो है लेंथ।
ठीक है, पहली चीज़ क्या है, वो है लेंथ। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू लेंथ। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L की वैल्यू जितना ज़्यादा रखिएगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा। सेकेंड चीज़ जो है वो है एरिया। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे ये अगर इसका रेसिस्टेंस तो ये एरिया, दिस वन, ये एरिया, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू एरिया, एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया पर। अब देखिए इन दोनों चीजों को मिला दें अगर, तो एक और चीज पहले लिख ही लेते हैं। तीसरा चीज, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये हुआ कि आपका मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, आयरन का है या कॉपर है या एल्युमिनियम है, किस चीज का है, वो कहलाएगा नेचर ऑफ मटेरियल। और नेचर ऑफ मटेरियल को समझाने के लिए मैथमेटिकली एक और टर्म को इंट्रोड्यूस कराया गया है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी आपको ये बताता है कि उस मटेरियल का जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम मिला दें, तो हम मिलाने जा रहे हैं किन किन दोनों को, इन दोनों को। तो देखिए क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A हो जाएगा। अगर ये साइन हटाते हैं कांस्टेंट आएगा रो L बाई A। दिस रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। ये जो रो दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी एंड दैट वैल्यू विल गिव अस द नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे रो की वैल्यू फिक्स कर दी गई है कि कॉपर के लिए इतनी वैल्यू होगी, एल्युमिनियम के लिए इतनी वैल्यू होगी। तो अगर आप रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, जैसे मान के चलते हैं इस रॉड का, इसका रेसिस्टेंस हमको निकालना है, तो इसका लेंथ हम लेंगे, इसका ये एरिया लेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस चीज़ का बना है। अगर ये कॉपर का बना है तो उसकी एक वैल्यू फिक्स्ड है, वो आपको यहाँ रो के जगह यूज़ करनी है, और लेंथ और एरिया तो आपको मालूम होगा ही। एल्युमिनियम का है तो रो की वैल्यू विल बी चेंजिंग, आयरन है तो अलग होगा, प्लास्टिक है तो भी इसका एक वैल्यू होगा, रबर है तो भी वैल्यू होगा। हाँ, प्लास्टिक, रबर या वुड के केस में ये इतना ज़्यादा आ जाएगा रेसिस्टेंस कि आप करंट को फ्लो करवा ही नहीं पाएंगे। बेसिकली कंडक्टर्स में ये वैल्यू 10 का पावर नेगेटिव होता है और इंसुलेटर्स में 10 का पावर पॉजिटिव हो जाता है, जिसके वजह से रेसिस्टेंस विल बी सो मच हाई इन केस ऑफ इंसुलेटर्स कि उसमें से करंट फ्लो करेगा ही नहीं। और रही बात कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स की में R की वैल्यू इतनी होती है कि करंट आराम से फ्लो कर जाता है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ से रेसिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, व्हाट इज रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन अगर हम देखें तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू निकल जाएगी RA बाई L। तो अगर लेंथ की वैल्यू 1 रखें और एरिया की वैल्यू 1 रखें तो रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो। तो यहाँ से अगर रेसिस्टिविटी का एक डेफिनेशन लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं रेसिस्टिविटी of a material is the resistance when length and cross sectional area are unity। मतलब कि L की वैल्यू और A की वैल्यू अगर 1 होगी तो जो रेसिस्टेंस होगा दैट कैन बी कॉल्ड रेसिस्टिविटी।
और इसकी एक अलग से एसआई यूनिट भी होती है, दैट इज कॉल्ड ओम मीटर, दैट इज कॉल्ड ओम मीटर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड वालों के लिए। अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड और व्हाट इज रेसिस्टिविटी। 1 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में व्हाट इज रेसिस्टिविटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। ओम्स लॉ भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर बंद करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को खास करके पढ़ने में। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और वीडियोस वगैरह देखते रहिए। थैंक यू।